And they want to control us just like a dictator. जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने नेपाल में हुकूमत गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है। संसद भी आग की लपटों में घिर चुकी है। वित्त मंत्री को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के जरिए, और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की, जब उनके घर पर आग लगाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है इस गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? जवाब है दोस्तों, नहीं, इसके पीछे वजह और भी गहरी है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। ज्यादातर लोग 2025 के नौजवान थे जिन्हें जेन जेड कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था, और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट मैती घर मंडल से संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च पूरी तरह से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन हुकूमत ने पुलिस को तैनात किया प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैश देखने को मिला। कुछ प्रोटेस्टर्स संसद परिसर के अंदर भी घुस गए, लेकिन फिर पुलिस ने जो किया उसने पूरे मुल्क को हिला दिया। पुलिस ने ओपन फायर कर दिया प्रोटेस्टर्स पर। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स वहां पर मर गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये रबर बुलेट्स नहीं थीं, बल्कि असली गोलियां थीं। जाहिर है ऐसी तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ये खबर फैली और लोग सड़कों पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टर्स की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई। सड़कें लोगों से भर गईं। हुकूमत ने 3:30 पर कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। प्रोटेस्ट और बढ़ता गया। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे। इन प्रोटेस्ट्स के पीछे सबसे ज्यादा जिस वजह का जिक्र मीडिया में हुआ वो था नेपाल में सोशल मीडिया एप्स पर बैन। ये जरूर एक वजह थी, लेकिन असली वजह करप्शन, मिसगवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और नेपोटिज्म भी थी। नवंबर 2023 में हुकूमत ने कहा कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास रजिस्टर करना होगा और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी होगी। नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और बाकी बड़े प्लेटफॉर्म्स ने रिफ्यूज कर दिया। सिर्फ टिकटॉक ने रजिस्टर किया। इस वजह से 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि हुकूमत ने सिर्फ आवाम की आवाज दबाने के लिए ऐसा किया। Social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो करप्शन और नेपोटिज्म एक्सपोज कर रही थी। नेपाली मिनिस्टर्स के नेपो किड्स अपनी लैविश लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहे थे, जबकि आम नेपाली बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा था। नेपाल का यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ऊपर था। हजारों नेपाली लोग जॉब्स के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने तक चले गए। वहां 15,000 से ज्यादा नेपालिस रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, क्योंकि नेपाल में जॉब्स नहीं मिल रही थी। रशिया उनको $4,000 प्रति माह दे रहा था, लेकिन उसमें से भी बहुत से नेपालिस मर गए। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। जबकि नेपाली पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी कार्स और गुची बैग्स के साथ सोशल मीडिया पर दिखते थे। सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे।
जब बाद में सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसे वीडियोस से भर दिया गया। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया, आम जिंदगी में नेपालिस की जिंदगियों में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लाइफस्टाइल का। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे अब्रॉड से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे कॉफिन्स में। ये रशिया में मारे जाने वाले नेपालिस की तरफ इशारा था। ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया जब हुकूमत ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। असल में बात यह है कि सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट के जो थोड़े बहुत जरिए भी बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिलीज भी इम्पैक्ट हुई जो ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करती थीं विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट करने के लिए। जॉब्स और स्टडी के लिए तकरीबन 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहर के मुल्कों में रहते हैं। इन सब चीजों ने इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया और फिर जब लोग पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए तो नेपाल की हुकूमत का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे ये कोई ऑथोरिटेरियन हुकूमत हो। प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता, पुलिस को उतारो और लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो। हुकूमत अपने बैन को डिफेंड करने के लिए वही पुराना नेशनलिज्म का आर्गुमेंट उठाती है जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए करती हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो आर्गुमेंट के खिलाफ हैं और कुछ ऐसा कबूल नहीं करेंगे जिससे मुल्क कमजोर हो जाए, लेकिन आखिर में इस हुकूमत को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया एप्स पर लगा बैन हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घरों पर आग लगा दी गई, यहाँ तक कि ऑपोजिशन लीडर के घर को भी निशाना बनाया गया। आर्मी को हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके वजीरान और अफसरान को इवैक्यूएट करना पड़ा और आखिरकार 9 सितंबर लगभग 2 बजे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। अभी की सिचुएशन यह है कि प्रोटेस्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया है और पीस की अपील की है। नेपाल एक लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या होता है जब आवाम की आवाज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी जैसे असली मसाइल को इग्नोर कर दिया जाता है। ये पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स के लिए एक लेसन है कि कभी भी आवाम को इतना मत इग्नोर करो कि हालात बिगड़कर हाथ से निकल जाए, क्योंकि बात यह भी है कि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाए तो मुल्क में दोबारा कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि नेपाल के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जरूर सामने आएगा।